सुबह के 5 बज रहे थे। गांव की गलियों में मुर्गे की आवाज गूंज रही थी। मिट्टी के एक छोटे से घर में गोरी चूल्हे पर बड़े प्रेम से छोले पका रही थी। तभी खटिया पर लेटा गोरी का बूढ़ा बाप खांसते हुए बोला। गोरी बेटा, आज थोड़े ज्यादा छोले भटूरे बना लेना। वो क्यों बापू? मेरे तो थोड़े से भी छोले भटूरे नहीं बिच पाते हैं। फिर आप ज्यादा क्यों बनवा रहे हैं? अरे गुई, तू हिम्मत मत हार। मुझे पता है, तेरे बनाए हुए छोले भटूरे स्वाद होते हैं। बस गांव वाले अभी जानते नहीं हैं। और आज से अपने गांव में मेला लग रहा है, तो तेरी बिक्री हो जाएगी। ठीक है पिताजी, मैं थोड़ा ज्यादा छोले भटूरे बनाऊंगी। फिर गोरी ने हर दिन की तरह ठेला जमाया और मेले की तरफ निकल पड़ी। मगर जैसे ही वो गांव के चौक पर पहुंची तो वहां सरपंच का दबंग बेटा रघुवीर अपने कुछ दोस्तों के साथ मौजूद था। देख रघुवीर, वो आ गई। चलो, आज भी इसका खूब मजाक बनाते हैं। गोरी अपने ठेले के साथ वहां से जा रही थी। तभी रघुवीर ने उससे कहा। ये काली कलौटी, एक प्लेट छोले भटूरे की देना। गोरी ने एक प्लेट लगाई और रघुवीर को दी। रघुवीर ने एक निवाला खाया तो पहले उसने प्लेट को जमीन पर फेंक के मारा और फिर गुस्से से थूकते हुए बोला। थू थू, पूरा मुंह खराब कर दिया। सब बेकार है। सुनो गांव वालों, इस काली के छोले भटूरे कोई मत खरीदना, वरना मेरी तरह पछताओगे। गांव के व्यक्ति देखते रहे। गोरी की आंखों में आंसू झलक रहे थे। वो वहां से धीरे धीरे चली गई। यही वो वजह थी जिसके कारण गोरी की बिक्री कम होती थी। लोग उसके काले रंग पर हंसी उड़ाते। खैर, गोरी मेले में आई और एक पेड़ के नीचे रुक गई। दिन भर में ज्यादा ना सही, पर उसके घर खर्च के लायक बिक्री हो ही जाती। 2-4 दिन तक सब ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रात गोरी के पिताजी की खांसी बढ़ती गई। गोरी भागकर वैद्य जी को बुलाने चली गई। रास्ते में सरपंच जी का घर पड़ता था। रघुवीर ने गोरी को देखा तो वो उसके रास्ते में आ गया। क्यों री कलूटी, इतनी रात को कहाँ जा रही है? और वो तेरे सड़े से छोले भटूरे कहाँ हैं? रघुवीर जी, मैं इस समय बहुत जल्दी में हूँ। कृपया मुझे जाने दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन इस गमछे से अपने चेहरे को ढक ले, वरना रात में कोई बच्चा डर जाएगा। किसी काली चुड़ैल से कम नहीं लगती तू। रघुवीर हंसता हुआ अपने घर में चला गया। थोड़ी देर में गोरी वैद्य को लेकर घर पहुंची। गोरी, तुमसे मैंने पहले भी बोला है, अब तेरे बापू का इलाज घर में नहीं हो सकता। इनको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती करा दे, तभी इनको आराम मिलेगा, वरना इनकी तबीयत बार बार ऐसे ही बिगड़ती रहेगी। वैद्य काका, मैं जानती हूँ। बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। अभी के लिए आप इलाज कर दो ना। वैद्य जी ने कुछ दवाइयां दी। बाबूजी की खांसी हल्की हो गई। फिर अगले दिन गोरी ठेले के साथ मेले में पहुंची। 2-4 व्यक्ति उसके छोले भटूरे खाने आए। मेले में भीड़-भाड़ होने की वजह से गोरी की आमदनी अच्छी होने लगी। मेरी आमदनी अच्छी हो रही है। अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो मैं पिताजी को अच्छे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। वहां अच्छा इलाज होगा। पिताजी जल्दी से दुरुस्त हो जाएंगे। गोरी मन ही मन खुश हुए जा रही थी और तभी ठीक उसके सामने एक बड़ी सी वैन आकर रुकी। उसमें से बड़े 2 सेठ निकले और छोले भटूरे का बड़ा सा बैनर जमीन में रख दिया। अब लोगों की ज्यादातर भीड़ वैन वालों के पास जा रही थी। रघुवीर अपने दोस्तों के साथ वहां आया। रघुवीर देख, कलूटी के ठेले पर भी भीड़ लगी है। चलना, उसे परेशान करते हैं। वैसे भी इस मेले में कोई खास बात नहीं है। वो सब गोरी के ठेले पर आए। हर बार की तरह रघुवीर ने एक प्लेट छोले भटूरे की मांगी और फिर उन्हें गुस्से से जमीन में फेंकते हुए बोला। छी, एक दिन भी तेरे छोले भटूरे स्वाद नहीं बनते। पूरा मूड खराब कर दिया।
रघुवीर, वहां चल, वैन वाले के पास बहुत लाजवाब छोले भटूरे हैं। हाँ हाँ, जल्दी चल, यहाँ सब बेकार का सामान है। और तुम सब भी यहाँ क्यों खड़े हो? आओ हमारे पीछे। ऐसे गोरी का मजाक बनाकर वो सब बैन वाले के पास चले गए और वहां छोले भटूरे खाने लगे। अब गोरी के ठेले पर एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा था। ये देखकर गोरी बहुत दुखी हुई। काफी घंटों तक गोरी के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। उसने परेशान होकर सोचा, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका, जो हर दिन ये मेरी भौनी खराब करने आ जाते हैं। सरपंच जी का बेटा है, इसीलिए जो मन में आता है वही करता है। मेरे काले रंग की मजाक बनाता है। अब मैं कल से यहाँ ठेला लेकर नहीं आऊंगी। ऐसे मन बनाकर गोरी वहां से लौट जाती है। वो ठेले के साथ एक तालाब किनारे पर रुक जाती है। भीड़ भाड़ से गोरी का मन भर गया था। यहाँ कितनी शांति है ना, तो वो रघुवीर है, और ना शोर शराबा। गोरी ने पीछे देखा तो दो छोटे छोटे बच्चे उसके ठेले के पास खड़े हुए थे। वो उनके पास गई और बोली, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्यों खड़े हो? दीदी, हमें भूख लगी है, छोले भटूरे खिला देना। अच्छा, तो तुम दोनों को भूख लगी है, छोले भटूरे खाने आए हो? अभी देती हूँ। गोरी ने दोनों बच्चों को छोले भटूरे दिए और ना ही उनसे पैसे मांगे। दीदी, आप कल भी यहीं आना, हम इंतजार करेंगे आपका। ठीक है, मैं कल सुबह यहीं आऊंगी। फिर गोरी वहां से घर को चली गई। अगली सुबह वो मेले में न जाकर तालाब के पास आई और आज वहां काफी भीड़ थी। कई मछुआरे थे तो कहीं लोग टहल रहे थे। सबने गोरी के छोले भटूरे खाए। अरे वाह, सुबह सुबह तो यहाँ काफी अच्छी भीड़ होती है। मैं अब यहीं आया करूंगी। लेकिन वो बच्चे कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब पूरे दिन गोरी तालाब किनारे ही छोले भटूरे बेचती। आते जाते लोग भी वहां रुक जाया करते। फिर वही बच्चे वहां आए। गोरी ने उन्हें छोले भटूरे खाने को दिए। तुम दोनों कहाँ रहते हो? माँ पापा कोई तुम्हारे साथ नहीं आता क्या? माँ पापा नहीं है, बस दादी माँ है, वो भी खटिया पर लेटी रहती है। आप उनके लिए भी थोड़े छोले भटूरे दे दोगी ना, तो उनका भी पेट भर जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में तुम्हारी दादी माँ भूखी हैं? फिर गोरी ने दादी के लिए खाना दिया। अब उस दिन से वो तालाब किनारे ही ठेला लगाती। धीरे धीरे उसके ग्राहक आने लगे। एक दिन रघुवीर अपने दोस्तों से बोला, मोहन, अब गोरी की बच्ची कहीं दिखाई नहीं देती। जब से मेले में उसका मजाक बनाया है, कहीं छुप गई है। नहीं नहीं भैया, वो छुपी नहीं है, तालाब के किनारे अपना ठेला लगाती है, मैंने देखा है। चलो आज वहीं जाकर उसका मजाक बनाते हैं। फिर वो सब तालाब के पास पहुंच गए। रघुवीर ने एक प्लेट छोले भटूरे की मांगी तो इस बार गोरी ने जवाब दिया, मुझे पता है, तुम लोग यहाँ छोले भटूरे खाने नहीं बल्कि उन्हें फेंकने के लिए आए हो। मेरी एक प्लेट छोले भटूरे यूं ही बेकार कर जाते हो। मैं अब तुम्हें छोले भटूरे नहीं दूंगी। तौबा तौबा, काली कलूटी लड़की हमारे रघुवीर भैया जी से मना कर रही है। ये बात सुनकर रघुवीर को बहुत गुस्सा आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे गोरी का सारा सामान तालाब में फेंक दिया। उसके दोस्तों ने कढ़ाई उठाई, उसे जमीन पर फेंक दिया। कुछ ही मिनटों में सुंदर सा ठेला खाली हो गया। गोरी वहां से घर चली गई। गोरी बिटिया, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही है? और ठेला? पिताजी, रघुवीर और उसके दोस्तों ने मेरा सारा सामान तालाब में फेंक दिया। चुप हो जा मेरी बेटी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे काले रंग का मजाक बनाते हैं। मुझे परेशान करके उन्हें खुशी मिलती है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? गोरी बहुत दुखी थी। तो दूसरी ओर वही बच्चे वहां आते हैं और गोरी को ना देखकर रघुवीर से कहते हैं,
भैया, वो दीदी कहाँ गई? वो काली कलूटी अब यहाँ नहीं है, उसे हमने भगा दिया। भगा दिया? लेकिन क्यों? अब हम क्या खाएंगे? घर में दादी माँ भूखी हैं। वो दीदी बहुत अच्छी हैं। हर शाम को वो हमें फ्री में खाना देती थी। क्या अब वो नहीं आएंगी? रघुवीर एकदम चुप पड़ गया। तभी वो लड़की बोली, भैया, आप ही कुछ पैसे दे दो ना, जिससे हम कुछ खा सकें। हमारा कोई नहीं है जो हमें खिला सके। एक वो दीदी थी, उन्हें भी आपने भगा दिया। अब उस छोटी लड़की की आंखों में आंसू थे। रघुवीर ने उसे कुछ पैसे दिए और फिर उसी शाम को रघुवीर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वो गोरी के बारे में ही सोच रहा था। यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गोरी का पूरा सामान तालाब में फेंक दिया। अब वो अपना ठेला कैसे लगा पाएगी? और वो बच्चे जिनको वो फ्री में खाना खिलाती थी, अब उनका क्या होगा? रघुवीर ऐसे सोच ही रहा था, तभी उसे गोरी आती हुई दिखी। ये तो गोरी है। इस समय कहाँ जा रही है? उस दिन भी ऐसे ही भाग रही थी। मुझे देखना चाहिए, आखिर बात क्या है। फिर रघुवीर भी गोरी के पीछे पीछे चलने लगा। वैद्य काका जी, जल्दी घर चलिए। पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई है। मुझे परेशान करना बंद कर। और मैंने कितनी बार बोला है तेरे से, तेरे पिताजी की बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है अब। उन्हें किसी बड़े से डॉक्टर की ज़रूरत है। तू हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती? वैद्य काका, मैं गरीब अकेली लड़की क्या क्या करूं? और हॉस्पिटल की इलाज के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आप चलिए ना घर। वैद्य जी ने कुछ नहीं बोला और वो घर के अंदर चला गया। गोरी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और वो घर लौट गई। उसके घर पहुंचते ही रघुवीर वहां एक एम्बुलेंस के साथ आया और पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। 1-2 हफ्तों में पिताजी की तबीयत ठीक हो गई। गोरी ने फिर से काम करने की सोची। उसने जैसे तैसे ठेला लगाया और तालाब किनारे पहुंची। उसे आए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि लोगों की भारी भीड़ उसके ठेले पर आने लगी। ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मेरे आते ही सारे छोले भटूरे बेच गए। चलो अच्छा है, कल से ज्यादा छोले भटूरे बनाकर लाऊंगी। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ। गोरी के आते ही भीड़ आने लगी। लगभग 1-2 घंटे में उसके सारे छोले भटूरे बेच गए। फिर एक दिन वही बच्चे गोरी के पास आए। गोरी ने उनको खाना दिया। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने बड़े दिनों के बाद ठेला लगाया है। अब तक तुमने बड़ी मुश्किल से पेट भरा होगा। नहीं दीदी, हमें तो मुश्किल नहीं हुई। वो रघुबीर भैया है ना, उन्होंने हमें खाना खिलाया। वो बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब रघुबीर अच्छा इंसान है। वो इतना बुरा भी नहीं है जितना बनकर दिखाता है। फिर एक दिन गोरी गांव के चौराहे पर से ठेला लेकर गुजर रही थी तो रघुबीर वहां बैठा हुआ था। लेकिन इस बार वो गोरी की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी गोरी ने अपना ठेला वहां रोका और एक प्लेट छोले भटूरे की लेकर रघुबीर की तरफ जाने लगी। रघुबीर जी, आप छोले भटूरे नहीं खाएंगे? लो, आज खाकर बताइए, मेरे छोले भटूरे में क्या स्वाद है। बहुत लाजवाब छोले भटूरे हैं। ऐसे स्वादिष्ट छोले भटूरे मैंने कभी नहीं खाए। सुनो सुनो रे सब गांव वालों, अब से कोई भी गोरी के ठेले को छोड़कर कहीं और छोले भटूरे नहीं खाएगा। सब गोरी के ठेले पर ही जाएंगे, तालाब के किनारे। अरे भैया जी, आपने तो हमसे पहले ही बोला हुआ है, तभी तो हम सब तालाब किनारे जाकर छोले भटूरे खाते हैं। अच्छा, तो वो काम भी तुम ही कर रहे थे? मुझे पता था। हंसते हुए गोरी आगे बढ़ गई। अब हर दिन रघुबीर गोरी के ठेले पर जाता और छोले भटूरे खाता। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी और एक दिन सबके सामने रघुबीर ने गोरी से कहा, गोरी,
मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। क्या तुम भी मुझसे विवाह करोगी? रघुबीर जी, पहले पिताजी से बात करनी होगी। फिर रघुबीर के पिताजी गोरी के घर आए और शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों इस बात से बहुत खुश थे और उस दिन के बाद से गोरी को गांव में किसी ने भी काली कहकर नहीं पुकारा, बल्कि सब उसका सम्मान